नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं रुपेश सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यादव समाज यदुवंशी संगठन के। सर, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। आप यदुवंशी संगठन क्यों बनाना पड़ा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको? जब देखा मैंने कि अपने वर्ग और समाज पर जब अत्याचार होने लगे व बढ़ने लगे, आए दिन कोई भी उठा के, क्योंकि यादव समाज मजबूत समाज है और प्रतिनिधित्व भी करती है और जगह, तो इसलिए जो एक स्वर्ण वर्ग है वो टारगेट करके कहीं ना कहीं हमारी समाज को टारगेट करने लगा। तो हमें संगठन अपनी आवाज उठाने के लिए और अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए हमें संगठन बनाना पड़ा। तो आपका संगठन का मकसद क्या है? आगे चल के क्या करना चाहेंगे इस संगठन के बारे में? पार्टी में तब्दील करेंगे या कि कुछ और विचार आप बना रहे हैं? नहीं नहीं, कोई पार्टी का हमारा कोई वो नहीं है। संगठन का मकसद हमारा ये है कि अपने समाज के जो दबे कुचले और जो पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज उठाना। तो हमारा संगठन में आपको बता दूं, यादव समाज ही नहीं, समस्त पिछड़ा वर्ग और SC ST की आवाज हमेशा बुलंद करता है और उनकी लड़ाई लड़ने का हमेशा प्रयास करता है। कहीं भी कोई भी हमारे वर्ग पर, ये कहा जाए ना बहुजन वर्ग पर, कहीं भी कोई भी अत्याचार होता है यादव समाज के अलावा भी और समाज पर, तो हम सबसे पहले, हमारा संगठन उनके साथ खड़ा होता है। जो भी हमसे बनता है हम करते हैं, और जब तक उसे न्याय नहीं दिला देते तो एक लोकतंत्र जो देश में संविधान के माध्यम से धरना प्रदर्शन ज्ञापन, वो सारी चीजें हम करते हैं और न्याय दिला के ही सांस लेते हैं। और ना ही हम जब तक अधिकारियों को चैन से बैठने देते हैं और ना नेताओं को चैन से बैठने देते हैं। मकसद केवल यही है कि अपने वर्ग की आवाज बुलंद करना और अन्य अत्याचार के खिलाफ एक संगठन के माध्यम से लड़ना। तो आपका संगठन और आपका जो समाज के लोग हैं वैसे ही बलशाली हैं, हर विभाग में आगे हैं, तो फिर संगठन बना के चलन की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं नहीं, बलशाली केवल बोलने भर से है। आज आप ये बता दीजिए कि कितने प्रदेशों में हमारे लोग CM हैं, या कितने न्यायिक प्रणाली में जजों में हमारे लोग हैं, कितने हमारे अधिकारी हैं। केवल बोलने भर से हमारे लोग, बाहुबली केवल इसलिए बनाया गया है कि यूपी बिहार में अगर डायरेक्ट, अगर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनका डायरेक्ट अगर कॉम्पिटिटर है कोई, तो वो लोग समाजवादी पार्टी, RJD, इसलिए तो यादव समाज को ये तो बदनाम करा गया है बाहुबल। मुझे आप बता दीजिए, मैं आपसे यूपी के ही आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अपराधिक अगर कोई लोग हैं तो वो किस बिरादरी के हैं, और बताया यादव को जाता है। जबकि यादव समाज तो सबको भगवान श्री कृष्ण के टाइम से हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है, और आज भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। तो आज आप अभी बता रहे हैं बिहार यूपी की बात, तो यूपी में अखिलेश यादव जी हैं, अभी बिहार में जी, तेजस्वी यादव। तो ये लोग नहीं यादव समाज का वो भला करना चाहते हैं कि नहीं किए हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? नहीं करते हैं ना, मैं तो कहता हूँ, मैं तो गर्व है उन पे, और मुझे ही नहीं पूरे यादव समाज को गर्व है। आज हमारे आदरणीय मुलायम सिंह नेताजी हूँ, आदरणीय लालू जी हूँ, पूरे देश से कहें क्या पूरे विश्व में यादव समाज का उन्होंने नाम रोशन किया है। और दबे कुचले SC ST और OBC की आवाज सदैव वो उठाते रहे। उन तो पे जो तो आप हमें ही बात, नहीं पूरे, जी बोलिए बोलिए बोलिए। उन पे तो हमें ही नहीं, पूरे OBC SC ST को गर्व है। आज भी वो आवाज उठाते हैं। आज भी जो चंद्रशेखर रावण है उनके साथ, उनके जो समर्थन है, उनका पार्टी चुनाव जो यूपी में हो रहे हैं, तो आजाद समाज पार्टी है, हमारी लोकदल पार्टी है, सपा, तीनों लोग गठबंधन से लड़ रहे हैं। हमेशा हमने तो SC ST और OBC को साथ लेकर चलने का काम किया। तो कहीं ऐसा आपका टारगेट तो नहीं है कि यूपी में अखिलेश यादव हैं और बिहार में तेजस्वी हैं, तो मैं क्यों नहीं एमपी में अपना रुपेश सिंह यादव बन जाऊं, यहाँ का जलवा दिखाऊं, यहाँ का वर्चस्व बढ़ाऊं यादव समाज में? आपका टारगेट है तो नहीं? नहीं, मेरा केवल यादव समाज को वर्चस्व को लेकर नहीं है। आज भी मध्य प्रदेश में 50% मंत्रिमंडल में केवल और केवल स्वर्ण वर्ग के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इस स्वर्ण वर्ग के लोगों ने, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के BD शर्मा जी हैं, गृह मंत्री इनके हैं, CM केवल दिखावे के लिए बना दिया गया है। अगर CM पे पावर होती तो 27% आरक्षण जो कांग्रेस के टाइम में लागू हुआ था, वो आरक्षण कोर्ट में पहुंच गया। और आप जो देखिए कि MP और छत्तीसगढ़ 27% आरक्षण के खिलाफ अगर कोई गया था, तो वो ब्राह्मण समाज के लोग गए थे कोर्ट में रिपीटेशन लगाने। तो हम तो ये चाहते हैं
कि हमारे लोग भी जैसे यूपी और बिहार में, वैसे मध्य प्रदेश में भी हमारे लोग आए वर्ग, तो आज हमारे लोग अगर आएंगे सत्ता में तो अपने वर्ग की आवाज उठा पाएंगे। तो इसमें बुरा क्या है? अगर बिहार में और यूपी में अगर है सत्ता काबिज है, तो हम तो एमपी में भी चाहते हैं, कम से कम हम अपने आवाज, अपने लोगों की आवाज तो बुलंद कर पाएंगे। तो अखिलेश यादव भी तो एमपी में जाते हैं प्रचार करने के लिए, अभी तक संगठन नहीं मजबूत कर पाए कि आपको कूदना पड़ा मैदान में। वो इतने सब मुझे इतनी गंभीरता से उनका नहीं पता कि यूपी में तो वो मजबूत है और एमपी में शायद इतना समय नहीं दे पा रहे हों वो, यूपी में व्यस्तता के कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी के लोग उन्हें, जो अभी सरकारें आई हैं उन्हें वहीं के वहीं बिताए रहते हैं। तो ठीक है, हम भी उन्हीं के भाई बंधु हैं और उन्हीं के नेताजी के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं कि ओबीसी एससी एसटी की आवाज बुलंद करने के लिए हम जो बन पड़ेगा, जो बीड़ा हमने उठाया है उसे बिल्कुल मंजिल तक ले जाएंगे। और सारे ओबीसी एससी एसटी भाई हमारे मध्य प्रदेश के साथ हैं, आप देख रहे हो तो मध्य प्रदेश का माहौल बदल रहा है। आप बोल रहे हैं मध्य प्रदेश का माहौल बन रहा है, अभी तो चुनाव आ गया तभी पता चलेगा। आपके हिसाब से शिवराज सिंह का कार्यकाल कैसा रहा अब तक? देखो, शिवराज सिंह तो एक कठपुतली वाले सीएम है और पिछड़ा वर्ग के नाम पे उन्हें बना दिया जरूर गया है, पर उन्हें मुझे नहीं लगता कि फुल जो पावर है वो दी गई है। अगर दी जाती तो वो अपने पिछड़े वर्ग और एससी एसटी के हित में कोई कार्य कर पाते। आप मुझे बता दीजिए कि बनने के बाद उन्होंने पिछड़ा वर्ग के एक भी कार्य अगर पिछड़ा वर्ग के हित में किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो केवल कठपुतली के माध्यम से पावरफुल जो स्वर्ण वर्ग के लोग हैं वो लोग चला रहे हैं। 50% मंत्रिमंडल में उनकी हिस्सेदारी है। शिवराज सिंह चौहान तो केवल बढ़ा दिए गए, पावर नहीं दिए गए। कहीं ना कहीं अन्य अत्याचार इनके मन में भरा पड़ा है, पिछड़े वर्ग एससी एसटी के लिए वो करते आ रहे हैं। तो आज हमें आवाज उठाने की जरूरत इसीलिए पड़ी है। आज संगठन के माध्यम से आज हमारा संगठन मजबूत है। अगर मध्य प्रदेश में कोई भी घटना कहीं भी पिछड़े वर्ग के साथ होती है, हमारा संगठन पूरी ताकत से आवाज उठाता है। हमारे ओबीसी एससी एसटी के और भी संगठन है, साथ में मिलकर हम पूरी पूरी ताकत से आवाज उठाते हैं और जागरूक करने का प्रयास जो कर रहे हैं 2023 में आपको देखने को मिलेगा उसके परिणाम। अभी जो आप बता रहे हैं बात, तो वही यूपी में भी आपके समाज के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। लगभग 20 साल हो गया समाजवादी पार्टी को, लगभग उतना ही शायद तेज प्रताप यादव की पार्टी को, लेकिन ये यूपी बिहार से आगे नहीं जा पाए। कारण क्या है, आप बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? मैं उसका एक कारण बता दूं। भारत देश को धर्म के नाम पर और आप कहें ना वर्ग के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जो बोलेंगे ना एक अपर कास्ट या एक अपर विचार वाली जो समाजें हैं उन्होंने बांट के रखा। आपको धर्म के नाम पर आपको बांटे रखेंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपको बांटे रखेंगे। तो एक डर और एक भय का वातावरण इन लोगों ने बना रखा है। इस माध्यम से जो लोगों को जागरूक नहीं होने देते हैं और ना बढ़ने देते हैं। पर हम अब जो चीजें बता रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि अपना कौन है और पराया कौन है, कौन हमारे साथ है और कौन हमसे दूर है, ये हमारे लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और अब ये चीजें नहीं रहेंगी। आप जल्दी से जल्दी इनका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 2023 में मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको और 2024 में पूरे भारत देश में आपको देखने को मिलेगा कि जब बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी सारे लोग मिलकर अपनी सरकारें बनाएंगे, जब आपको समझ में आएगा कि हमारे लोग अब जागरूक हो चुके हैं और यूपी बिहार से भी बाहर आ चुके हैं। और यूपी बिहार की जनता को मैं तो धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से मदन जी, कि वो लोग इतने जागरूक हुए कि उन्होंने खुद की सरकारें बनाई, उन्होंने अपना नेतृत्व खुद चुना। आज हमें पिछला का बोला जाता है मध्य प्रदेश की जनता को, वो चीज यूपी और बिहार की जनता पर लागू नहीं होती। वो सरकार अपनी खुद बनाते हैं और इतनी ताकतवर है वहाँ के लोग, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं। तो जो संविधान ने और बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया, उस वोट का सदुपयोग वो लोग करते हैं। अभी जो आप बोल रहे थे कि धर्म के नाम पर, तो बीजेपी वाले भी तो यही बोलते हैं कि एक वर्ग विशेष के लिए ये लोग देखते हैं, इसीलिए वो लोग मैदान में कूद जाते हैं धर्म के नाम पर लेकर। वर्ग से आपका आशय मतलब क्या है? मतलब हिंदुत्व का? जी जी, कहने का मतलब उन लोगों को ये है कि वो लोग भी मुस्लिम करते हैं तो हम लोग हिंदू करते हैं। वर्ग हमें समानता का अधिकार दिया क्या है? आज आपने कभी सुना है किसी ब्राह्मण को घड़े में पानी पीने के लिए मार दिया गया हो, या किसी राजपूत को छू लेने की वजह से जीभ से चाटकर साफ करनी पड़ी हो, या धुलाया गया हो? आपने सुना है कहीं? ये अगर किसी के संग होता है तो एससी एसटी और ओबीसी के साथ ही होता है। एक रिसेंटली ये मैं आपको बता दूं, पूरे देश के अंदर गुर्जर सम्राट माहिर भोज की प्रतिमा लगी हुई है उत्तराखंड में, दिल्ली में। पर जब एमपी के ग्वालियर में लगाई गई तो
राजपूत समाज विरोध करने लगा, बोले कि तो लोग हमारे हैं। तो ये लोग तो अब हमारे इतिहास तक चुराने लगे हैं। जो भी सम्मानीय थे, जो भी पहले महापुरुष थे, वो सब लोग जो अपने बनाने लगे हैं और बोलते हैं कि 85% जनसंख्या का तो कुछ था ही नहीं। ये तो जब भी गुलाम थे, और अभी भी उनकी मानसिकता यही है कि इन लोगों को केवल और केवल गुलाम बना के रखा जाए। तो वो हमारे लोगों को बहकाते हैं। सीधे सच्चे लोग हैं, इतने जागरूक नहीं है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो कम्युनिटी है पूरी गाय भैंस चराने से आती थी, एसटी एसटी वर्ग भी, उन्हें इतना अधिकार नहीं था, तो इतने जागरूक नहीं थे। पर अब ठीक है, धीरे धीरे हमारे लोग समझ रहे हैं और जल्द से जल्द समझ जाएंगे। आप अभी देख लीजिए, 10% आरक्षण ईवीएस को क्या बोलते हैं उसको, उसके माध्यम से स्वर्ण वर्ग को दे दिया गया। उसकी क्या जरूरत थी, जब वहाँ जजमेंट देने वाले 5 और जजेस स्वर्ण थे, उन्होंने ही अपने पास कर लिया। और हमारा 27% आरक्षण एमपी में, एमपी और छत्तीसगढ़ में लागू ही नहीं कर पाया। अगर लागू किया गया गवर्नमेंट द्वारा, तो ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा कोर्ट में पिटीशन लगा दी, तो फिर वो लागू नहीं हो पाया। अभी जो बता रहे हैं बात सुप्रीम कोर्ट का, तो जो 10% आरक्षण वाली बात कर रहे हैं, तो पिछड़े समाज के नेता तो जो बीजेपी में, वो तो खुद लड़ाई नहीं लड़ते हैं। पिछड़े समाज के लोग खुद बोलते हैं कि जाके बस कुर्सी का लालच है इस पर। अब क्या कहेंगे? तो छोटे मोटे लालच देखिए, इन लोगों ने पिछड़ा वर्ग को बांटने का काम किया है। मैंने आपको बताया ना, किसी को धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास किया गया है, किसी को छोटा मोटा लालच देके बांटने का प्रयास किया गया है। पर जब बात हमारे हिस्से की आती है, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाता। यूपी बिहार के लोग जल्दी समझ गए, एमपी और अदर स्टेट के लोग शायद देर से समझे। पर ठीक है, समझ में तो आ रहा है लोगों को कि हमारे साथ केवल जो दिखावे के हमारे लिए साथ हैं। बस जहां आप हम अपना अधिकार इनकी जिंदाबाद करते रहो, इनको वोट देते रहो, तो आप इनके हितैषी हो। जहां आप अपना हक और अधिकार मांगते, मुझे भी बहुत सारी धमकियां आती हैं, गालियां आती हैं कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि मैं ओबीसी एससी एसटी वाला। मैं भी कहता हूँ कि अगर मेरे मरने से मेरा समाज अगर जागरूक होता है और अगर मेरे समाज को सम्मान मिलता है, तो उन लोगों को मुझे मारने की जरूरत है ही नहीं, मेरे लोग ही मुझे मार। अभी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे सूर्य कुमार यादव को लेकर, जो भारतीय क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। ये जरूरत क्यों पड़ गई आपको पोस्ट करने की, मैं समझ नहीं पाया। आप ये देखिए, 2 लोग हाफ सेंचुरी बनाते हैं। एक हमारा समथिंग कंफर्म मुझे नहीं है, पर 17 बॉलों पर सूर्य कुमार हाफ सेंचुरी बनाते हैं और एक शायद 45 बॉल पर। दोनों को सामान दिखाया जाता है। आज टेस्ट मैच में सूर्य कुमार को लिया नहीं गया। 32 साल के वो हो गए, उन्हें आज तक दूर रखा गया। तो कहीं ना कहीं भेदभाव तो है। बीसीसी में इनके लोग बैठे हैं, तो ये चाहते हैं कि किसे खिलाना है, किसे नहीं खिलाना। मैं भारत देश से और जीतने से कोई मतलब नहीं। इनका केवल और केवल मकसद है कि इनके लोग बरामदे आए। आज पंत को खिला दिया जा रहा है, सूर्य कुमार को टीम से बाहर कर दिया, जरूरत तो मसली। और फिर मैं तो एक चीज कहता हूँ, आज यादव समाज ने, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी समाज हो, सबने अगर धोनी अच्छा खेला तो धोनी का सपोर्ट किया, राहुल द्रविड़ खेला तो राहुल द्रविड़ का सपोर्ट किया, सचिन तेंदुलकर को भगवान माया। और जब हमारे लोग सूर्य कुमार यादव का सपोर्ट करते हैं, जाहिर सी बात है, अगर वो यादव समाज भी आता है तो यादव सरनेम है उसका, तो यादव सपोर्ट कर रहे हैं सारे वर्ग। तो इनके पेट में दर्द क्यों होने लगा? उसे क्यों जातिवाद का नारा दे दिया गया? हमने तो हमने सचिन तेंदुलकर को भगवान माना, हमने धोनी की तारीफ है। और सूर्य कुमार यादव के पक्ष में जब हम बोले तो हमें जातिवादी ठहरा दिया गया। अभी लोकसभा चुनाव आएगा। जी जी जी, बोलिए बोलिए। बोलिए आप बोलिए। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें आपका संगठन किसको सपोर्ट करेगा? खुद कोई प्रत्याशी उतारेंगे या कि किसी को न किसी को तब चॉइस करेंगे जरूर? साफ आपको बता दूं, जो हमारे वर्ग की आवाज उठाएगा और जो हमारे वर्ग की बात करेगा, हमारा वोट उसे मिलेगा। और अगर हमारे वर्ग की और हमारी आवाज, अगर ये पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां बनी बैठी हैं, अगर ये हमारे वर्ग की आवाज नहीं उठाती हैं, तो 85% की आबादी इतनी सक्षम है कि अपनी सरकार खुद तय कर सकती है। हमें इनकी जरूरत नहीं है, इन्हें जरूरत हमारी है। 85% की आबादी जिस दिन चाहेगी उस दिन अपना पीएम भी बना लेगी, अपना सीएम भी बना लेगी। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के, अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सपोर्टरों को क्या कहेंगे? मैं सभी को यही कहना चाहूंगा, एकजुट रहें, अपनी ताकत को पहचानें, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उनको पहचानें और अपने वोट का और अपनी ताकत का सही जगह इस्तेमाल करें। और ये पहचानें कि कौन हमारा है और कौन पराया है, कौन हमारा हित चाहता है, कौन हमारा हित चाहता है। जिस दिन हमारे लोग ये पहचान लेंगे, फिर
हमें संगठनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे, अपना हक और अधिकार ले लेंगे। जब तक हमारा संगठन यादव समाज अनुवंशी संगठन SC ST और OBC की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगा, कहीं भी अत्याचार अगर होगा हमारे वर्ग पर तो हम शांत नहीं बैठेंगे। ये मदन जी मैं आपके वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो लोग अत्याचार करते हैं, जो लोग सरकारें अत्याचार करती हैं, वो चेतावनी समझ लें इस वीडियो के माध्यम से कि अब हम चुप बैठने वाले और सोने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत के साथ ईंट से ईंट बजाने का कार्य हम लोग करेंगे। तो ठीक है सर, ये थे रुपेश सिंह यादव, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यादव संगठन के, तो ग्वालियर से जुड़े थे। सर आपका राज तक न्यूज चैनल में समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी, और आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आपने हमारी आवाज उठाने का एक प्रयास और दिखाने का जो प्रयास किया, उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत